हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत बढ़िया होंगे, मजे में होंगे। मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने DSSB-PRT से रिलेटेड एक पेडागोजी सीरीज स्टार्ट की है। लेकिन यहाँ पर आप लोगों को क्लियर करना चाहूंगी कि ये जो सीरीज हमने स्टार्ट की है न केवल DSSB-PRT के बच्चों के लिए है, बल्कि जो स्टूडेंट BEd M.Ed एजुकेशन में नेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं, इसके अलावा किसी भी टीचिंग एग्जाम चाहे CTET, HTET या किसी अदर स्टेट के टेट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं या NBS, KVS के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उन सभी बच्चों के लिए ये सीरीज बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। सो टुडे इन दिस पर्टिकुलर वीडियो वी आर टॉकिंग अबाउट द इक्विटी थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। देखिए आज की इस वीडियो में हम इक्विटी थ्योरी को बिल्कुल डिटेल में समझेंगे। इक्विटी थ्योरी मोटिवेशन की एक प्रोसेस थ्योरी है, प्रोसेस मॉडल है मोटिवेशन का। और यहाँ पर आप लोगों को बताना चाहूंगी कि ये जो थ्योरी है एक तरह से हमारी सोसाइटी, हमारे लोगों के बीच एक तरह से रच बस गई है। दिस थ्योरी रियली एग्जिस्ट इन द रियल वर्ल्ड। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए एक जो NIT पास आउट स्टूडेंट है, ठीक है, NIT पास आउट स्टूडेंट का कैंपस प्लेसमेंट हो जाता है एक रेपुटेड कंपनी में। उसको जो पैकेज दिया जाता है वो भी बहुत अच्छा था, वो बच्चा बहुत खुश था। लेकिन कुछ टाइम पीरियड के बाद उसी की कंपनी में जो है, यानी कि वही कंपनी जो है एक IIT, ठीक है, मैं बात किसकी कर रही हूँ, IIT पास आउट स्टूडेंट को जॉब पर रखती है। और उस IITian को जो पैकेज दिया जाता है वो NIT पास आउट स्टूडेंट जो था उसके पैकेज से लगभग दुगना था। मान लीजिए उसको अगर 7 लाख पर एनम दिया जा रहा था, तो जो IITian स्टूडेंट था उसको 14 लाख पर एनम दिया जा रहा था। तो यहाँ पर जो NIT वाला स्टूडेंट है वो क्या करता है, कंपैरिजन करता है, वो कंपेयर करता है कि हम दोनों जो है, एक हमारा जो डेजिग्नेशन है, हमारा काम है, हमारा फील्ड है, सब कुछ सेम है, लेकिन यहाँ पर सैलरी में इतना बड़ा डिफरेंस कैसे है। तो यहाँ पर क्या है कि जो NIT पास आउट स्टूडेंट था उसको लगता है कि कंपनी उसके साथ फेयर ट्रीटमेंट नहीं कर रही है, वो फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है। तो इसी कॉन्सेप्ट पर ये थ्योरी बेस है। देखते हैं थ्योरी है क्या। लेट्स हैव अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन टू द थ्योरी। देखिए किसके द्वारा प्रपोज की गई है, जॉन स्टैसी एडम्स, एक साइकोलॉजिस्ट जिन्होंने मोटिवेशन की इक्विटी थ्योरी को प्रपोज किया था 1963 में। इस थ्योरी का पर्टिकुलर आइडिया क्या है, यानी कि थ्योरी क्या कहती है कि भाई हम क्या करते हैं अपने इनपुट आउटकम्स को, यानी कि इनपुट और हमारा जो आउटकम होता है उसका कंपैरिजन दूसरों के साथ करते हैं। अब जब कंपैरिजन करते हैं तो होता क्या है, यानी कि जो इंडिविजुअल्स हैं वो कंपैरिजन करते हैं अपने इनपुट आउटपुट रेशियो को दूसरों के साथ, यानी कि अपने साथी लोगों के साथ। वो कंपेयर किस लिए करते हैं, ताकि वो असेस कर सके, वो आकलन लगा सके कि भाई कंपनी में कहीं उनके साथ गलत तो नहीं हो रहा है, उनके साथ फेयर ट्रीटमेंट हो रहा है कि नहीं, ठीक है। अब इससे होता क्या है, दिस असेसमेंट डायरेक्टली इन्फ्लुएंस एन इंडिविजुअल्स मोटिवेशन एंड सेटिस्फैक्शन इन द वर्कप्लेस। जब वो असेस कर लेते हैं, उनको पता चल जाता है कि भी उनके साथ किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जा रहा, तो इंडिविजुअल क्या होता है, मोटिवेट होता है, अपने काम के प्रति वो सेटिस्फैक्शन फील करता है, यानी कि जहां पर भी वो काम कर रहा होता है वो सेटिस्फाइड होता है। अब रिसर्च क्या कहती है, रिसर्च कहती है कि मेल्स एंड फीमेल्स प्रीफर कंपैरिजन सेम सेक्स कंपैरिजन, यानी कि सेम सेक्स में कंपैरिजन होता है कि भाई मेल मेल से कंपेयर करता है, फीमेल फीमेल से कंपेयर करता है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। जिस तरह से वुमेन इंपावरमेंट बढ़ रहा है तो मेल और फीमेल भी आपस में एक दूसरे से कंपेयर करते हुए नजर आएंगे। तो कुछ टाइम के बाद ये रिसर्च जो है फेल हो जाएगा। अब ये जो इक्विटी थ्योरी है इसके की कॉन्सेप्ट्स क्या है, देखिए हमने बात की इनपुट, आउटकम और कंपैरिजन टू अदर्स। तो ये तीन इसके की कॉन्सेप्ट्स है। सबसे पहले हम इन की कॉन्सेप्ट्स को समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इनपुट। इनपुट का मतलब क्या होता है कि भाई आप कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हो, ठीक है, आपका पर्सनल इन्वेस्टमेंट क्या है अपनी जॉब के प्रति, यानी कि आप कितना टाइम दे रहे हो, आपकी स्किल्स क्या है, कितना एफर्ट आप लगा रहे हो, आप अपने काम के प्रति डेडिकेटेड हो कि नहीं, आपका एक्सपीरियंस क्या है, यानी कि आपका जो पर्सनल इन्वेस्टमेंट है, आप कितना एफर्ट लगा रहे हो अपने जॉब के प्रति, अपने काम के प्रति, दैट इज इनपुट। आउटकम या आउटपुट का मतलब आप जितना एफर्ट कर रहे हो उसके बिहाफ पर कंपनी आपको बदले में क्या दे रही है, ठीक है, दैट इज आउटकम कह सकते हैं, आउटपुट कह सकते हैं, या रिवॉर्ड भी हम कह सकते हैं। तो आउटकम या आउटपुट का मतलब क्या है कि भाई कोई भी इंडिविजुअल क्या गेन कर रहा है अपनी जॉब से, यानी कि बदले में जितना इनपुट वो लगा रहा है, जितना एफर्ट वो कर रहा है, उसके बदले में कंपनी उसको क्या दे रही है। तो एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम बात करें आउटपुट या आउटकम्स की, तो कंपनी क्या देती है, सैलरी देती है, प्रमोशन, रिकॉग्निशन, जॉब सेटिस्फैक्शन एंड बेनिफिट्स। बदले में उसको क्या क्या मिलता है, भाई उसको सैलरी दी जा रही है, उसको प्रमोशन दिया जा रहा है, कुछ
ना कुछ इंसेंटिव उसको दिए जा रहे हैं, ठीक है। उसको एक पहचान मिली हुई है, जॉब से वो सेटिस्फाइड है कि नहीं, बेनिफिट्स क्या क्या उसको मिल रहे हैं। तो ये सारे क्या है, ये आउटपुट या आउटकम्स हम कहेंगे कि भाई कंपनी से जितना वो एफर्ट कर रहा है उसके बदले में उसको क्या मिल रहा है। नेक्स्ट की कॉन्सेप्ट है कंपैरिजन विद अदर्स, यानी कि व्यक्ति दूसरों के साथ कंपेयर करने की कोशिश करता है। तो ये इस थ्योरी का एक फंडामेंटल एस्पेक्ट है, कंपैरिजन पर ही ये थ्योरी बेस्ड है। यानी कि इंडिविजुअल्स क्या करते हैं, किसका कंपैरिजन करते हैं, इनपुट और आउटपुट का, यानी कि अपने इनपुट आउटपुट रेशियो को दूसरों के इनपुट आउटपुट रेशियो के साथ वो कंपेयर करते हैं। किनके साथ करते हैं, कोवर्कर्स या उनके जो साथी लोग होते हैं उनके साथ करते हैं, ठीक है। यानी कि कंपैरिजन की भावना उनमें रहती है कि भी मैंने इतना काम किया लेकिन कंपनी मुझे उतना पैसा नहीं दे रही जितना मेरे दोस्त को दे रही है या मेरे कोवर्कर को दे रही है। अब जब इंडिविजुअल्स कंपेयर करते हैं तो उससे होता क्या है कि उनको पता चलता है कि ऑर्गेनाइजेशन में इक्विटी एग्जिस्ट करती है या इनइक्विटी है। उनको लगता है कि नहीं, इक्विटी एग्जिस्ट करती है तो उससे क्या होगा, किसी भी इंडिविजुअल का जो मोटिवेशन लेवल है वो बढ़ जाएगा, इन्फ्लुएंस होता है। उसको लगेगा कि भाई ऑर्गेनाइजेशन में निष्पक्षता है, इक्विटी है, फेयरनेस है, तो वो क्या रहेगा, मोटिवेट फील करेगा। लेकिन अगर उसको लगा कि नहीं, ऑर्गेनाइजेशन में जो है इनइक्विटी है, मैं ज्यादा काम करता हूं लेकिन मेरे साथी फ्रेंड को ज्यादा स्केल दिया जा रहा है, उसकी सैलरी ज्यादा है, उसका वर्कलोड कम है, तो उसको अगर लगता है कि कहीं पर भी कि इनइक्विटी एग्जिस्ट करती है तो क्या होगा, व्यक्ति का जो मोटिवेशन लेवल है वो लो हो जाता है। आफ्टर कंपैरिजन देयर आर 3 सिचुएशंस अराइज, यानी कि जब व्यक्ति कंपेयर करता है तो 3 तरह की सिचुएशंस निकल कर आती हैं। कौन कौन सी 3 सिचुएशंस हो सकती है उनको समझते हैं। पहली सिचुएशन है, यानी कि कोई भी इंडिविजुअल है या मैं हूं, मान लीजिए अगर मेरा इनपुट आउटपुट का जो रेशियो है वो लेस है मेरे रेफरेंट के इनपुट आउटपुट रेशियो से। रेफरेंट का मतलब जिससे भी मैं कंपेयर कर रही हूँ, चाहे वो कोवर्कर है, पीयर्स है, फ्रेंड्स है, तो जिससे भी मैं कंपेयर कर रही हूँ उससे अगर मेरा इनपुट आउटपुट का रेशियो कम है, जो कि एक बहुत ही कॉमन सिचुएशन होती है कि हर जगह हमें यही फील होता है कि मैं ज्यादा काम कर रही हूँ लेकिन रिवॉर्ड के रूप में उसको ज्यादा मिल रहा है, ठीक है। तो मेरा इनपुट आउटपुट रेशियो कम है तो मुझे क्या लगेगा कि जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें इनइक्विटी एग्जिस्ट करती है, यानी कि मेरे साथ फेयर ट्रीटमेंट नहीं हो रहा, मैं अंडर रिवॉर्डेड फील करूंगी और साथ ही मुझे मेरी जो सिचुएशन होगी वो क्या रहेगी कि मुझे कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन पर गुस्सा आएगा, ठीक है। दूसरी सिचुएशन क्या हो सकती है कि अगर मेरा इनपुट आउटपुट रेशियो इक्वल है मेरे रेफरेंट के इनपुट आउटपुट रेशियो से, तो मुझे लगेगा कि भी ऑर्गेनाइजेशन में इक्विटी है, यानी कि हम बराबर काम कर रहे हैं, हमें सैलरी भी बराबर मिल रही है, ठीक है। किसी प्रकार का कोई भेदभाव मेरे साथ नहीं किया जा रहा है, ऑर्गेनाइजेशन में क्या है, इक्विटी एग्जिस्ट करती है, तो व्यक्ति क्या महसूस करता है, वो सेटिस्फाइड रहता है। थर्ड सिचुएशन क्या हो सकती है, अगर मेरा इनपुट आउटपुट रेशियो ग्रेटर है मेरे रेफरेंट के इनपुट आउटपुट रेशियो से, तो यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन में तो इनइक्विटी एग्जिस्ट करेगी लेकिन यहाँ पर मुझे अच्छा लगेगा, मैं बेटर फील करूंगी कि कंपनी के द्वारा मुझे ज्यादा प्रेफर किया जा रहा है। तो जो एम्प्लॉय होता है उसकी सिचुएशन उस टाइम क्या होगी कि वो प्राइड महसूस करता है, ओवर कॉन्फिडेंट वो फील करेगा, ओवर रिवॉर्डेड फील करेगा। लेकिन साथ ही यहाँ पर हमने देखा कि गिल्ट की फीलिंग भी उसमें आ जाएगी। कुछ टाइम तक तो बहुत अच्छा लगता है कि नहीं मुझे ज्यादा प्रेफर किया जा रहा है, लेकिन धीरे धीरे व्यक्ति में गिल्ट की फीलिंग भी आ जाती है कि उसको लगता है कि नहीं यार, मैं जितना काम कर रहा हूँ उससे ज्यादा अगर मेरा कोवर्कर कर रहा है तो मेरे अंदर गिल्ट इन्वॉल्व होगा, मुझे लगेगा कि नहीं मेरे से बेटर उसको मिलना चाहिए। तो यहाँ पर गिल्ट की फीलिंग व्यक्ति में आ सकती है। तो जब व्यक्ति कंपेयर करता है तो ये 3 तरह की सिचुएशंस अराइज होती है। अब बात आती है कि एम्प्लॉयज कंपेयर किसके साथ करते हैं, तो हम किसके साथ कंपेयर करते हैं, कोवर्कर के साथ, नेबर्स के साथ, फ्रेंड के साथ। कई बार हम अपनी प्रेजेंट जॉब और पास्ट जॉब में ही कंपैरिजन करने लग जाते हैं, ठीक है। यानी कि पहले जहां पर मैं काम करती थी वहां पर ज्यादा इंसेंटिव्स थे, अब मैं जहां पर काम कर रही हूँ उस ऑर्गेनाइजेशन में मुझे ज्यादा इंसेंटिव्स नहीं मिल रहे, ठीक है। तो इस तरह का कंपैरिजन व्यक्ति करता है। जब एम्प्लॉयज कंपेयर करते हैं तो 4 तरह के रेफरेंट कंपैरिजन क्रिएट होते हैं। कौन कौन से होते हैं उनको हम समझते हैं। रेफरेंट ग्रुप हम कह सकते हैं या रेफरेंट कंपैरिजन कह सकते हैं। देखिए, रेफरेंट कंपैरिजन का मतलब जिस किसी से भी हमारा कंपैरिजन चल रहा है उसको रेफरेंट कहा जाता है, ठीक है। मान लीजिए एक ग्रुप का दूसरे ग्रुप से कंपैरिजन चल रहा है, तो जिस ग्रुप से उसका कंपैरिजन चल रहा है उस ग्रुप को रेफरेंट ग्रुप कह सकते हैं या रेफरेंट कंपैरिजन हम कहेंगे। तो एडम की इक्विटी थ्योरी के अकॉर्डिंग 4 तरह के रेफरेंट ग्रुप क्रिएट हो सकते हैं। कौन कौन से? पहला है सेल्फ इनसाइड। सेल्फ इनसाइड का मतलब किसी भी इंप्लॉयज के जो इंट्रिंसिक एक्सपीरियंस होते हैं उसके करंट वर्क प्लेस में, उसको कहा गया है। कहने का मतलब है कि मान लीजिए कोई भी इंडिविजुअल है, कोई भी पर्सन है, उसकी जो भी पर्सनल एक्सपीरियंस है डिफरेंट पोजीशंस पर। मान लीजिए कई बार होता क्या है कि हम किसी एक ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग पोजीशंस पर काम कर रहे होते हैं, तो हम अपने ही
एक्सपीरियंसेस को कंपेयर कर रहे होते हैं। मान लीजिए पहले मैं मार्केटिंग में थी, उसके बाद मुझे एचआर में शिफ्ट कर दिया गया, तो यहाँ पर बैठकर मैं कंपेयर कर रही हूँ कि मार्केटिंग में मुझे ये इंसेंटिव्स मिल रहे थे लेकिन एचआर में ये नहीं मिल रहे हैं। तो ये क्या है, सेल्फ इनसाइड, यानी कि अपने ही पर्सनल एक्सपीरियंसेस को इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन कंपेयर करना। इसके बाद है सेल्फ आउटसाइड। सेल्फ आउटसाइड का मतलब है कि पहले तो जो कंपैरिजन चल रहा था वो इनसाइड ऑर्गेनाइजेशन चल रहा था, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, सेल्फ आउटसाइड का मतलब हम अपना कंपैरिजन किसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में, कोई भी हमारा कोवर्कर है या फ्रेंड है वो जिस पोजीशन पर है तो वहां पर हम कंपेयर करने लग जाते हैं कि मेरी और उसकी पोजीशन सेम है लेकिन उस ऑर्गेनाइजेशन में उसको ज्यादा कुछ मिल रहा है। ठीक है, तो सेल्फ आउटसाइड यानी कि अपना कंपैरिजन हम दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के लोगों से करते हैं तो उसको क्या कहा गया है, सेल्फ आउटसाइड। इसके बाद है अदर्स इनसाइड। अदर्स इनसाइड का मतलब हम अपना कंपैरिजन अपनी ही ऑर्गेनाइजेशन में हमारे जो कोवर्कर्स हैं, जो हमारे साथी फ्रेंड काम कर रहे हैं, उनसे हम अपना कंपैरिजन करने लग जाते हैं, उसको क्या कहा गया है, अदर्स इनसाइड। इसके बाद है अदर्स आउटसाइड। अदर्स आउटसाइड का मतलब कोई भी इंडिविजुअल या कोई भी ग्रुप जो कोई दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है उससे हम अपना कंपेयर करने लग जाते हैं, यानी कि कोई दूसरे लोग जो दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में है उनसे हम अपना कंपैरिजन जब करते हैं तो उसको क्या कहा गया है, अदर्स आउटसाइड। तो ये चार तरह के रेफरेंट ग्रुप हम कह सकते हैं या रेफरेंट कंपैरिजन जो कि इक्विटी थ्योरी में बहुत ही कॉमन है। इनमें से हो सकता है कोई ना कोई आप भी फेस कर रहे हो इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कंपैरिजन। अब बात आती है कि भाई जब एम्प्लॉयज के साथ इनइक्विटी होती है यानी कि उनके साथ भेदभाव किया जाता है तो उनके सामने चॉइसेस क्या क्या हो सकती हैं, वो क्या क्या कर सकते हैं। तो फर्स्ट क्या हो सकती है, चेंज द इनपुट, यानी कि अगर किसी भी एम्प्लॉयज के साथ इनइक्विटी हो रही है तो वो क्या करेगा, वो अपना इनपुट चेंज कर देगा। उसको लगेगा कि अगर मैं इतना काम कर रहा हूँ कंपनी फिर भी मुझे प्रेफर नहीं कर रही है, दूसरा एम्प्लॉय जो मेरे से कम काम कर रहा है उसको ज्यादा प्रेफरेंस दी जा रही है, तो व्यक्ति क्या करता है, अपना इनपुट ही चेंज कर देता है, यानी कि वो हार्डवर्क करना कम कर देता है। नेक्स्ट है चेंज द आउटपुट, यानी कि आउटपुट को ही इंडिविजुअल्स चेंज कर देते हैं। यानी कि पहले क्या था कि कोई भी एम्प्लॉय जो काम कर रहा था जितना आउटपुट प्रोड्यूस कर रहा था उससे कहीं ज्यादा आउटपुट प्रोड्यूस करने की कोशिश करता है। इससे होगा क्या कि जो क्वालिटेटिव वर्क था उसका वो कम हो जाएगा, यानी कि क्वालिटी के साथ वो कॉम्प्रोमाइज करेगा। पहले क्या था, वो क्वालिटी वर्क कर रहा था लेकिन अब क्या लगेगा उसको कि सारा गेमिंग ही प्रोडक्शन का है, मैक्सिमम प्रोडक्शन का है, तो वो क्या करेगा, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करने की कोशिश करेगा। उसको लगेगा कि जितना ज्यादा प्रोडक्शन होगा उतना ही ज्यादा फायदा होगा, तो वो क्या करेगा, क्वालिटी को चेंज कर देगा। नेक्स्ट है चूज अ डिफरेंट रेफरेंस। देखिए ये बहुत अच्छी ट्रिक है, बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स जो भी बताते हैं इस ट्रिक को, कि कई बार होता क्या है कि मान लीजिए हमारा जो रेफरेंट है जिससे हमारा कंपैरिजन चल रहा है उससे हमें फ्रस्ट्रेशन मिल रही है, तो आप क्या कीजिए, अपना रेफरेंट ही चेंज कर दीजिए। ठीक है, दूसरा रेफरेंट चूज कर लीजिए। मान लीजिए एक एग्जांपल से समझते हैं, एक क्लास में जो है 30 स्टूडेंट्स है और आपका 10वां नंबर है उस क्लास में, 9 बच्चे क्या है आपसे ऊपर हैं, तो आप ऊपर वाले 9 बच्चों को ना देखकर नीचे वाले 20 बच्चों को अगर आप देखेंगे तो आपका मोटिवेशन लेवल बढ़ जाएगा, यानी कि 20 स्टूडेंट तो मेरे से नीचे है। नेक्स्ट है क्विट द जॉब। देखिए ये एक बहुत ही सिंपल सा तरीका है कि भाई आपको लगता है कि बहुत ज्यादा इनइक्विटी बढ़ गया है, हर तरह से भेदभाव किया जा रहा है, तो अपनी जॉब को क्विट करके आप दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में जा सकते हैं। नेक्स्ट है चेंज द सेल्फ परसेप्शन, यानी कि अपने परसेप्शन को ही चेंज कर दीजिए। आप ये सोचिए कि मैं जितना इनपुट दे रहा हूँ वो शायद इतना नहीं है कि मुझे रिवॉर्ड मिल सके, मुझे ज्यादा से ज्यादा मेहनत करनी चाहिए, तो अपने परसेप्शन को ही आप अपने बारे में चेंज कर लीजिए। चेंज परसेप्शन ऑफ अदर्स, यानी कि दूसरों के परसेप्शन को अपनी नजर में चेंज कर लेना। देखिए कई बार जब हम कंपेयर करते हैं तो हमें लगता है कि यार उसका काम इतना अच्छा नहीं है, उसकी जॉब इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी उसको इंपॉर्टेंस दी जा रही है। तो यहाँ पर अगर अपना नजरिया आप बदल लेंगे उसके बारे में कि नहीं उसका काम भी इतना ही इंपॉर्टेंट है, उसकी जॉब भी इतनी इंपॉर्टेंट है, तो क्या होगा कि कहीं ना कहीं जो आपका इनइक्विटी डिस्ट्रेस था वो कम हो जाएगा। तो दोस्तों ये क्या है, ये सारी स्ट्रेटेजीज हैं इक्विटी टेंशन को खत्म करने की, यानी कि जब भी आपको लगता है कि जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर रहे हैं वहां पे इक्विटी एग्जिस्ट नहीं करती, फेयरनेस एग्जिस्ट नहीं करता, तो आपका मोटिवेशन लेवल क्या होता है, लो हो जाता है, कहीं ना कहीं आपको लगता है कि इनजस्टिस हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं अगर अपनी पॉइंट ऑफ व्यू से कहना चाहूँ तो यही कहना चाहूंगी कि भाई आप एक तो कंपेयर करने से बचे, अगर आप कंपैरिजन कर भी रहे तो अपने इनपुट पर फोकस कीजिए, अपने परसेप्शन को चेंज कीजिए, क्योंकि जो
ऑर्गेनाइजेशन में इनइक्विटी एग्जिस्ट करती है वो तो बदलने से रहा, क्योंकि जो चल रहा है उसको चेंज करना बहुत मुश्किल है, व्यक्ति अपने आप को ही चेंज कर सकता है। तो दोस्तों ये थी एडम की इक्विटी थ्योरी, और आप सभी जानते हैं हम मोटिवेशन की थ्योरीज कर रहे हैं, और कंटेंट थ्योरीज में आप लोगों को सारी की सारी करवा चुकी हूँ, और प्रोसेस थ्योरीज में हमने कर लिया स्किनर की रीइंफोर्समेंट थ्योरी, ब्रूम की एक्सपेक्टेंसी थ्योरी, पोर्टर एंड लॉलर की थ्योरी, और आज की वीडियो में हमने किया एडम की इक्विटी थ्योरी। अगली वीडियो में हम लोग की गोल सेटिंग थ्योरी को बिल्कुल डिटेल में समझेंगे। तो दोस्तों मिलती हूँ आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में। रियली गुड, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। देखिए यहाँ पर मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी, यहाँ पर मैं आप लोगों को अपना एनालिटिक्स दिखा रही हूँ कि कितने स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है, और कितने स्टूडेंट हैं जो व्यू करते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो उन लोगों से मैं यही कहना चाहूंगी कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे होगा क्या कि मेरी अपकमिंग वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, जिससे आपका कोई भी लेक्चर मिस नहीं होगा। तो ये सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है, कोई पेड क्लासेस मैं यहाँ पर नहीं लेती हूँ। देखिए आप वीडियो को लाइक करने में और चैनल को सब्सक्राइब करने में कंजूसी ना करें, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। और आप अगर लाइक करते हैं और कमेंट करके मुझे बताते हैं तो उससे मुझे एक मोटिवेशन मिलता है, एक फीडबैक मिलता है। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो देख रहे होते हैं, तो प्लीज उनसे मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप मुझे कमेंट करके जरूर बताया।